हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है, तो शुरू कर लेते हैं। लिपि का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है। लिपि का अर्थ किसी भाषा के मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्ताक्षर इस प्रकार की सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें अगर का लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसके लिए एक मूल चिन्ह है का के लिए कि इसको हम का ही बोलेंगे, और इसके लिए चिन्ह ध्वनि भी है कि इसको का को हम का ही बोलेंगे, ना कि हम ख बोलेंगे। हम खा कहीं तो खा बोलेंगे या फिर कहीं का को हम खा बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए का के लिए अलग चिन्ह समूह है और इसके लिए अलग ध्वनि है, और खा के लिए अलग चिन्ह समूह है और इसके लिए अलग ध्वनि है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग अलग होते हैं और जिस रूप में उन वर्णों को अंकित किया जाता है उसको लिपि कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा हो उसके जो वर्ण हैं वह अलग अलग होते हैं और जिस रूप में उन वर्णों को लिखा जाता है उसको ही हम लिपि कहते हैं। आई होप आप लिपि को समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं देवनागरी लिपि का उद्भव या फिर इसकी विशेषताएं। हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी है, ये आप सभी जानते भी होंगे कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी ही बोली जाती है, और ये हमारे देश की प्रमुख भाषा है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह संसार की सबसे प्राचीन ध्वनि लिपि मानी जाती है। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है यह संसार की सबसे प्राचीन ध्वनि लिपि मानी जाती है। और जो ब्राह्मी लिपि है जो इसका आविष्कार किया है वह आर्यों ने किया है। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों के संदेशों को लिखने में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो अशोक ने अपने जो शिलालेख का निर्माण कराया था और जो उन पर जो संकेत लिखवाए थे तो वह ब्राह्मी लिपि में ही लिखवाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। लिपि के संकेत को कितनी श्रेणी में लिपिबद्ध किया गया है, तो देख लेते हैं कितनी श्रेणी में लिपिबद्ध किया गया है। लिपि संकेतों को निम्न शीर्षकों में लिपिबद्ध किया गया है। फर्स्ट है व्यंजन, सेकंड है मात्रा, थर्ड है स्वर, फोर्थ है संयुक्ताक्षर एंड 5 है अल्प प्रयुक्त लिपि संकेत। जैसे रू, जैसे इस प्रकार से मात्राएं लगाते हैं और हम ऐसे वाली मात्राएं लगाते हैं। जिस प्रकार से जो लिपि के जो संकेत होते हैं अल्प प्रयुक्त लिपि के संकेत, तो इसके अंतर्गत वो आते हैं। अब देख लेते व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वह होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या फिर स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जब वायु फेफड़ों से आती हुई, यानी कि उच्चारण के समय वायु फेफड़ों से आती हुई मुख विवर्ग के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से। ठीक है, जो इस प्रकार से क होता है ना वो इस तरह से जो लगा होता है इसका मतलब आधा होता है, लेकिन जो इस प्रकार से लिखा होता है ये हमारा क होता है। इसमें क प्लस ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क बोलते हैं इसको, ना कि कै। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है अंतस्थ व्यंजन? जिनके उच्चारण में वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती है, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। यानी कि जब हम कोई भी वर्ण उच्चारण करते हैं तो जो हमारे
उच्चारण है वो वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती है, जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। इनकी संख्या भी 4 होती है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? वे व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा या फिर गर्म वायु निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। श, स, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ भी लिए जाते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन से है और अंतस्थ व्यंजन कौन से है। तो हमारे जो ऊष्म व्यंजन है वो है 4, श, स, ह, इस प्रकार से। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो है 4, य, र, ल, व। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मात्रा। तो मात्रा क्या होती है? स्वरों का छोटा परिवर्तित रूप जो व्यंजन के साथ मिलकर लिखा जाता है मात्रा कहलाता है। यानी कि जो स्वर होते हैं, जो उसका सबसे छोटा परिवर्तित रूप होता है, जो हम व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं, तो उसको हम मात्रा कहते हैं। या फिर अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बोलने में जो लगने वाला समय है उसी को हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि हमने अ लिखा तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, अब हमने इसके सामने मात्रा लगाई आ की, तो आ, तो ए और आ में बड़ी मतलब कि डिफरेंस है, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें खींच के बोलना होता है, यानी कि थोड़ा हमें टाइम लग रहा है इसको बोलने में। तो इस प्रकार से जो इसमें समय लग रहा है आ की मात्रा का, तो उसी को ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं मात्रा चिन्ह। कौन से होते हैं? तो आ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, तो आ की होती है इस तरह से छोटी ई, यानी कि छोटी ई बोलते हैं इसको, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। तो ये है मात्राएं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को ही संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसको ही हम संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये 6 है तो इसमें क प्लस श। ठीक है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ये किस प्रकार से इसका जो ये टुकड़े हैं ये यानी कि किस किस को मिलाकर ये बनेगा श, तो क प्लस श। और आपको जो इसके नीचे ये लगता है ना ये हलंत, इसको नहीं भूलना क्योंकि इससे भी मार्क्स कट जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। त्र, तो ता प्लस र। नेक्स्ट है ज, तो ज प्लस इया। ज मैं इसलिए बोल रही हूँ, ज नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये इसमें आधा है इस प्रकार से। श्रेय, तो से प्लस रे। ठीक है। तो इस तरह श्रेय बना। अब देख लेते इसके प्रश्न। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो संस्कृत, नेपाली, भोजपुरी, मराठी, हिंदी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देती हूँ इसका। जैसे कि आप देख सकते हो ब्राह्मी लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि के बाद अशोककालीन में इस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, तो अशोककालीन लिपि, फिर उसके बाद गुप्तकालीन लिपि, फिर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। जो उत्तरी ब्राह्मी थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शारदा और नागरी। जो शारदा और नागरी थी, फिर इससे शारदा से 3 कश्मीरी, टाकरी और गुरुमुखी, और नागरी से देवनागरी, गुजराती, केथी, महाजनी, प्राचीन बंगाली, वर्तमान बंगाली, मैथिली, उड़िया, असमिया और नेपाली। ठीक है। और दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।